गाइस, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। मैं हूं आपके एडुकेटर अवंतिका बंसल और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का जो ये हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम बेसिकली सेल बायोलॉजी के शिफ्ट 1 के फरवरी 2025 में जो सीएसआर नेट दिसंबर 4 का एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इन डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले पार्ट बी के क्वेश्चन देखेंगे और फिर पार्ट सी के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस एपिसोड को कंटिन्यू करूं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस विदाउट एनी डिले। हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डाइनिन, जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन होता है, वो असेंशियल होता है सेलुलर प्रोसेस के लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? अगर हम सबसे पहले समझ लें कि डाइनिन होता क्या है। डाइनिन एक मोटर प्रोटीन होता है जिसका काम होता है दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर रहकर किसी वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करना। इट्स सेम एज दैट रोड पर रहकर कोई कार हमें ट्रांसपोर्ट करती है इधर से उधर, वैसे ही डाइनिन का काम होता है किसी वेसिकल को इधर उधर लेकर जाना। अब माइक्रोट्यूब्यूल का एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, तो डाइनिन जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करती है। आप इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, डाइनिन जो है वो डायन है तो वो डायन नेगेटिव एंड पे जाती है। अब इससे से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट हेल्प्स सिलिया इन फ्लैजिला बीटिंग, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनेल्स इन एंटेरोग्रेड डायरेक्शन, it participates in spindle assembly and positioning, it interacts with dynecting for efficient transport। तो अगर हम यहाँ पर समझे तो देखो, एंटेरोग्रेड डायरेक्शन और रेट्रोग्रेड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। एंटेरोग्रेड का मतलब होता है कि आप टूवर्ड्स आगे की तरफ मूव कर रहे हो और रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे की तरफ मूव कर रहे हो। ये चीज बेसिकली न्यूरॉन्स में देखी जाती है कि न्यूरॉन्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उस पर डाइनिन जो है वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट करवाता है, यानी कि टुवर्ड्स दी सेल बॉडी मूव करता है। और इसी का ही दोस्त होता है काइनेसिन, जो कि एंटेरोग्रेड मूवमेंट करवाता है। अब क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देख लें, जो यहाँ पर डाइनिन होता है वो सिलिया और फ्लैजिला के बीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि जब क्रोमोसोम्स का आपको सेग्रीगेशन करना होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की असेंबली भी करता है। और ये यहाँ पर डाइनेक्टिन नाम के प्रोटीन्स की मदद से एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। आप डाइनेक्टिन को ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कार है, कार के ऊपर यहाँ पर आपने कैरियर लगाया है और उसके ऊपर लगेज रखा है। सेम डाइनेक्टिन भी यहाँ पर कैसा होता है कि डाइनिन है, कार है डाइनिन, इसके ऊपर डाइनेक्टिन रहता है। डाइनेक्टिन जो है वो एक तरीके से कैरियर होता है डाइनिन का और उसके ऊपर वेसिकल बैठ के जाती है। तो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सही है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर देखें, इनमें से कौन सा मेजर फॉस्फोलिपिड नहीं है, ये पूछा है। अब देखो, अगर हम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन चीजें होती है। एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड और एक होता है स्टेरॉल्स। अगर हम फॉस्फोलिपिड देखें तो वो फॉस्फेट प्लस लिपिड्स का बना होता है। इनमें से ये तीनों ही फॉस्फोलिपिड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल तो एक स्टेरॉल होता है। अब इसमें स्पेसिफिकली पूछा इनमें से कौन सा मेजर फॉस्फोलिपिड नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल तो फॉस्फोलिपिड ही नहीं है। अब आया फॉस्फेटाइल आइनोसिटोल, फॉस्फेटाइल सेरीन और स्फिंगोमाइलिन, तो ये तीनों फॉस्फोलिपिड्स हैं। लेकिन इन तीनों में से दोस्तों जो फॉस्फेटाइल आइनोसिटोल होता है वो यहाँ पर माइनर फॉस्फोलिपिड होता है, ना कि मेजर फॉस्फोलिपिड होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एंटर अ प्योर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैसेस मॉलिक्यूल और उसी के साथ साथ जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं। क्यों पास हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारी लिपिड की बाइलेयर होती है उसमें जो टेल वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो गैसेस और हाइड्रोफोबिक हिस्से को तो पास होने देता है, दैट इज नॉन पोलार मॉलिक्यूल को तो पास होने देगा, लेकिन पोलार मॉलिक्यूल को पास नहीं होने। अब इन सभी में से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो CO2 एक गैस है और डाईइथाइल यूरिया एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल है।
इसको छोड़कर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलार मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सारे मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे इजीली। और कौन ट्रांसपोर्ट हो पाएगा इजीली? CO2 एंड डाई इथाइल यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर चले तो इसमें पूछा है कि साइटोस्केलेटन से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट बताना है। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत सिंपल है। साइटो मतलब सेल का, स्केलेटन मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं स्केलेटन जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, ऐसे ही सेल के पास स्केलेटन टाइप ऑफ चीज है। तो सेल के पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन चीजें सेल्स के पास होती है। अब इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन्स की सिंथेसिस के लिए उन्हें जीटीपी चाहिए होता है, और एक्टिन की सिंथेसिस के लिए उन्हें एटीपी चाहिए होता है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पूछा है और यहाँ पर बोला है ट्यूब्यूलिन एटीपी से बाइंड करता है और एक्टिन जीटीपी से बाइंड करता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। एक्टिन जो है वो एटीपी से बाइंड करेगा और ट्यूब्यूलिन जो है वो जीटीपी से बाइंड करेगा। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है कि एक्टिन एंड ट्यूब्यूलिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल कॉपी जीन्स एंड वर प्रेजेंट बिफोर द डाइवर्जेंस ऑफ मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। FTSZ, a tubulin homolog, forms a filamentous Z ring at the site of prokaryotic cell division and is essential for cytokinesis in bacteria and archaea. कि जब प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन होता है तो एक Z रिंग बनती है, उसके आसपास ये प्रोटीन होता है और सेल डिवीजन में बहुत मदद। MREB जो एक एक्टिन होमोलॉग है, ये भी हेलिकल फिलामेंट बनाता है बीनीथ द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड प्ले करता है सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए और रॉड शेप बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो होंगे करेक्ट होंगे। अब ये सारे जो हमने अभी देखे वो थे सेक्शन बी के क्वेश्चन। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि CSIR किस तरीके के सेक्शन बी के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपके पास कोई प्रोटीन एक्स है जिसको आपने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट किया है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दी। ट्रीटमेंट ऑफ इंटैक्ट आरबीसी विद प्रोटीएस फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन लेड टू द इंटैक्ट प्रोटीन एक्स। अगर आप इस आरबीसी को प्रोटीएस एंजाइम दोगे और फिर आप इस प्रोटीन एक्स को निकालोगे तो आपके पास इंटैक्ट प्रोटीन एक्स निकला, यानी कि प्रोटीन एक्स कहीं से भी टूटा नहीं। मतलब ये जो प्रोटीएस एंजाइम है ये इस प्रोटीन के ऊपर वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि अगर प्रोटीएस एंजाइम वर्क करता है तो किसी भी प्रोटीन को कट कर देता है। यहाँ पर इंटैक्ट प्रोटीन मिला है, मतलब पूरा प्रोटीन मिला है, तो ये प्रोटीएस इस प्रोटीन पे वर्क नहीं कर पाया होगा। ट्रीटमेंट ऑफ डिसरप्टेड आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद प्रोटीएस फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन लेड टू फ्रेगमेंटेड प्रोटीन एक्स। कह रहा है कि जब आपने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर दिया, मतलब उसको पोर्स बना दिए उसमें, उसके बाद जब आपने प्रोटीएस दिया तब यहाँ पर जो एक्स प्रोटीन था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब आपको इसमें से क्या देख के मिलता है समझता है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से घुसे होते हैं, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से पार नहीं करते। आपने सिर्फ सॉल्ट डाला और प्रोटीन निकल गया, यानी कि पक्का वो पेरिफेरल प्रोटीन था, इंटीग्रल प्रोटीन नहीं था। इंटीग्रल प्रोटीन को सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट की हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल पाएगी, बिकॉज वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत टाइटली घुसा हुआ है। प्रोटीन एक्स जो है वो यहाँ पर सेल में बाहर की तरफ प्रेजेंट है या अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ये तो समझ में आ गया पेरिफेरल है, पर पेरिफेरल में बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, तो वो अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होने का रीजन ये है कि जब आपने इंटैक्ट आरबीसी को प्रोटीएस दिया तब प्रोटीन एक्स नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हुई और तब आपने प्रोटीएस दिया तो प्रोटीएस सेल के अंदर गया होगा और एक्स प्रोटीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा।
इसका मतलब जो प्रोटीन एक्स है वो डेफिनेटली यहाँ पर सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सेल की तरफ प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर जब आरबीसी डिसरप्ट होगा तभी वो अंदर जाके प्रोटीन को डिग्रेड कर पाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक रिसर्चर है जिसे प्रोटीन ए जो है वो लोकेलाइज होता है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये आइडेंटिफाई करना है। उसने यहाँ पर द सेल हैज एन आरएफपी टैग्ड प्रोटीन दैट मार्क्स द ईआर इन दिस सेल। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर कोई प्रोटीन लिया है और उस प्रोटीन को आरएफपी से टैग कर दिया है। और ये जो प्रोटीन है ये ईआर में रहता है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ईआर मौजूद है सेल में। और अब आपको इस प्रोटीन ए के बारे में पता लगाना है कि ये ईआर में जाता है, नहीं जाता है, कैसे क्या करता है। अब इस चीज को पता लगाने के लिए इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटीन ए को फ्यूज कर देते हैं जीएफपी से एट एन टर्मिनल, फॉलोड बाय माइक्रोस्कोपी टू चेक फॉर कोलोकेलाइजेशन विद आरएफपी। कह रहा है ये जो प्रोटीन ए है अगर ये यहाँ पर ईआर में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोटीन है जिसके पास आरएफपी है उसके साथ कोलोकेलाइज होगा, दोनों ईआर में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटीन ए के एन टर्मिनल पे कोई फ्लोरोसेंस टैग लगा देते हैं, जिससे ये फ्लोरोसेंस करेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया आइडिया ये तो। पर हम यहाँ पर ये चीज भूल गए कि किसी भी प्रोटीन को अगर ईआर में जाना है तो उसके पास सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब उसके पास मैसेज होना चाहिए कि मुझे ईआर के पास जाना है। और ये मैसेज प्रोटीन के एन टर्मिनल पे ही होता है। और तुम यहाँ पर एन टर्मिनल पे अगर जीएफपी लगा दोगे तो प्रोटीन बोलेगा भाई मैम आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर ईआर के पास नहीं जा पाऊंगा। इसलिए एन टर्मिनल पे ही अगर वो रहा तो वो नॉर्मल सिग्नल सीक्वेंस को डिसरप्ट कर सकता है। तो इसलिए हम ये चीज प्रेफर नहीं करेंगे। हम सी टर्मिनल पे लगा सकते हैं जीएफपी टैग को, क्योंकि सी टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन के एन टर्मिनल पे है। तो बी ऑप्शन हम पक्का कर सकते हैं। इससे मुझे पता चल गया सी ऑप्शन भी पक्का सही है। सारा खेल डी ऑप्शन का है। आइसोलेटिंग द ईआर बाय डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन and checking for co-purification of protein A with RFP। अब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है जिससे हम सारी ऑर्गेनेल्स में से ER को आइसोलेट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटीन A है वो को प्यूरिफाई हो रहा है RFP के साथ या नहीं हो। तो ये चीज भी हम बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है ये चीज भी करना। तो हम यहाँ पर बी, सी और डी टेक्निक कर सकते हैं, ए ऑप्शन, ए स्टेटमेंट हम यहाँ पर नहीं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर चले तो अगला क्वेश्चन भी प्रोटीन टारगेटिंग से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको कह रहा है कि आपके पास कोई इंट्रासेल्युलर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है, उससे रिलेटेड आपको बात करनी है। हमें पता है को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग और पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन एक जगह से किसी और ऑर्गेनेल में जा सकता है। अब कह रहा है प्रोटीन दैट आर डेस्टिन्ड फॉर द लाइसोसोम आर टैग्ड विद मेनो 6 फॉस्फेट ग्रुप इन द गोल्जी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय M6 फॉस्फेट रिसेप्टर इन द ट्रांसगोल्जी। अगर हम गोल्जी की बात करें तो गोल्जी जो होता है उसमें यहाँ पर सिस सिस्टर्ने होता है, सिस गोल्जी नेटवर्क होता है, सिस सिस्टर्ने होता है, मीडियल गोल्जी होता है, ट्रांस सिस्टर्ने होता है और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क होता है। यहाँ से प्रोटीन ईआर से गोल्जी के पास आता है और यहाँ से प्रोटीन आगे चला जाता है। यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन को लाइसोसोम के पास जाना है तो प्रोटीन के ऊपर जो कार्ब्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर कार्ब्स हम ईआर में ऐड कर देते हैं, उसके 8वें मेनोस के 6ठे कार्बन पे हम फॉस्फेट ऐड करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इसी फॉस्फेट को यहाँ पर पहचानता है हमारा प्यारा सा रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे, इसे हम M6 फॉस्फेट रिसेप्टर कहते हैं। ये बात ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ईदर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड सही हो।
Signal sequence recognition particle directly mediates the insertion of proteins into the mitochondrial membrane. कह रहा है कि जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोटीन्स को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर देंगे. तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपको ये बात कह रही है. तो अगर हम यहाँ पर देखें ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल SRP होते हैं जो टारगेट करने को आते हैं प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन्स ER के पास जाने चाहते हैं, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास. बी ऑप्शन गलत हो गया, इससे मैं पक्का श्योर हो गई. ई ऑप्शन पक्का गलत है और डी ऑप्शन पक्का सही है. The KDL receptor in the ER and Golgi apparatus works by retrieving soluble ER resident protein that have accidentally moved to the Golgi. यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम ER से Golgi में प्रोटीन भेज रहे होते हैं तो ऐसा प्रोटीन जो कि ER का खुद का है वो भी Golgi में पहुंच जाता है, जिसको हम KDEL प्रोटीन कहते हैं. अब इस प्रोटीन को अगर वो ER से Golgi में पहुंच गया है तो इसको वापस लाने का हमारा फर्ज है और इसको वापस लेकर आता है KDEL रिसेप्टर. तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों. सो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस सिचुएशन विदाउट एनी डाउट. ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा और बी और ई ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर, बी और ई ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट होगा. क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स जो होती है वो ER और Golgi के बीच में नहीं होती, Golgi और लाइसोसोम के बीच में. तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर हमारे पास आ गया. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. अगले क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैच द कॉलम. एक्टिन से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक्टिन के साथ बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो आते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उससे और बहुत सारे काम करवाते हैं. एक्टिन वही है, मैं आपको याद दिला दूं, जो कि माइक्रोफिलामेंट का पार्ट था. अगर आपको याद होगा अभी हमने बात की थी 10 मिनट पहले. फॉर्मिन है, ARP23 है, कॉफिलिन है और ट्रोपोमायोसिन है. ये सब जो है वो अलग अलग तरीके से एक्टिन से बाइंड करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं. अगर हम फॉर्मिन की बात करें तो फॉर्मिन यहाँ पर सबसे पहले सबसे शुरू में आता है. फॉर्मिन के पास इस तरीके से हाथ प्रेजेंट होते हैं और वो एक एक एक्टिन को खींच के लेकर आता है और यहाँ पर पूरा का पूरा माइक्रोफिलामेंट बनाता है. तो ये एक्टिन को खींच के लाकर एक्टिन के शुरू में न्यूक्लियस बनाता है, फिर इनको जोड़ जोड़ के पूरा माइक्रोफिलामेंट बनाता है. ए का जैसे ही थर्ड हुआ इसको काट दो, इसको काट दो. नेक्स्ट आता है ARP2 और 3. ARP2 और 3 तब आता है जब यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट ऑलरेडी एक बना हुआ है और इसके ऊपर तुम एक और एक्टिन फिलामेंट बनाना चाहते हो, मतलब किसी की मेहनत के ऊपर तुम्हें अपना शीश महल खड़ा करना चाहते हो. तो उस कंडीशन में ARP2-3 आके ये काम करवाने में मदद करते हैं. तो यहाँ पर डेफिनेटली बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये असेंबली करवाता है ब्रांचिंग करवाने में. जैसे ही मुझे यहाँ पे पता चला बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉफिलिन जो होता है वो यहाँ पर नहीं चाहता है कि एक्टिन मॉलिक्यूल ज्यादा टाइम तक रहे, तो वो ATP को निकाल के ADP बाइंड करवा देता है एक्टिन से और एक्टिन को फटाफट निकालने लगता है ताकि माइक्रोट्यूब्यूल डीअसेंबल हो जाए. ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो फिलामेंट को स्टेबलाइज करता है. तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा दोस्तों विदाउट एनी डाउट बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे मैच द कॉलम फिर से पूछा जा रहा है. इसमें आपसे पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के बारे में. ATP पावर्ड पंप, यूनिपोर्टर, चैनल्स एंड सिम्पोर्टर. ATP पावर्ड पंप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पंप्स जो एनर्जी यूज कर रहे हैं. एनर्जी यूज कब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अगर अमीर को और अमीर कर दे, यानी कि यहाँ पर समझ लो कि सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेल के बाहर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है,
लेकिन फिर भी मैं पोटेशियम को अंदर 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 भेजे जा रही हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ पर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही हूँ। ए का पक्का थर्ड है, इसे कट कर दो, इसे कट कर दो। यूनिपोर्टर, नाम से ही पता चल रहा है, यूनी मतलब सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर जाएगा आगे। तो यूनिपोर्टर यहाँ पर क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेकर जाता है और किसी एक ही मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। तो यहाँ पर बी का क्या हो गया, डेफिनेटली फोर्थ हो गया, क्योंकि मेरे पास वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं। चैनल्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करवाते हैं दोस्तों, चैनल्स जो है वो यहाँ पर फ्री डिफ्यूजन कराते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का। मतलब चैनल्स आप एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसी पाइप को समझ लो जिसके थ्रू आराम से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जा सकते हैं। और सिम्पोर्टर ऐसे होते हैं जो दो चीजों को लेकर जाना पसंद करते हैं। तो जब दो चीजें साथ में जा रही होती है तो हम इसे सिम्पोर्टर कहते हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई FGF8 है जो यहाँ पर both diffusion from a localized source and removal of FGF8 ligand through endocytosis। कह रहा है कि FGF8 का आप ग्रेडियंट बनाते हो कैसे, ये जो FGF8 है ये आराम से डिफ्यूज कर सकता है, ये यहाँ पे डिफ्यूजन कर सकता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा सकता है। और FGF8 का कोई रिसेप्टर भी है सेल पर जो FGF8 को सेल के अंदर ले आता है। तो FGF8 का ना एक ग्रेडियंट बना रहता है। बोथ RAB5C एंड डायनामाइन प्रमोट एंडोसाइटोसिस। कह रहा है यहाँ पर दो प्रोटीन्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं जो FGF8 को अंदर लाने में मदद करते हैं, सेल के अंदर लाने में मदद करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है FGF8 की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा जब RAB5C ओवर एक्सप्रेस हो गया या फिर डायनामिन जो है वो इनिबिट हो गया है। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर RAB5C ओवर एक्सप्रेस हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है वो फटाफट सेल के अंदर आ जाएगा और उसको सेल के बाहर रहने का मौका नहीं मिलेगा, वो फटाफट सेल के अंदर आ जाएगा। और अगर डायनामिन इनहिबिट होता है इस केस में एंडोसाइटोसिस स्लो हो जाएगा और ये वाला जो हमारा FGF8 मॉलिक्यूल है ये सेल के बाहर कुछ ज्यादा समय तक रहेगा। तो इस कंडीशन में अब आपको बताने इनमें से कौन से ग्राफ जो है वो सही है डिपेंडिंग अपॉन FGF8 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें जो नॉर्मल ग्रेडियंट है वो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही कंडीशन के बीच में होगा, क्योंकि एक कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन में एंडोसाइटोसिस बिल्कुल ना के बराबर हो रही है और एक कंडीशन में एंडोसाइटोसिस बहुत ज्यादा हो रही है। तो दोनों ही कंडीशंस एक्सट्रीम कंडीशंस है। तो जो नॉर्मल कंडीशन होगी वो इन दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन के बीच वाली कंडीशन होगी। कॉमन सेंस से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो यहाँ पे या तो सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। अब अगर हम यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश करें जब RAB5C ओवर एक्सप्रेस हो रहा है तो उस कंडीशन में RAB5C के ओवर एक्सप्रेस होने की वजह से FGF8 जो है सेल के बाहर ज्यादा रह नहीं पा रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम से डिक्रीज होगी। वहीं डायनामिन को जब मैंने इनिबिट किया तब उस कंडीशन में जो FGF8 है वो सेल के बाहर ज्यादा समय तक रह सकता है, वो आराम से डिफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आप इस चीज को यहाँ पर ये पढ़ भी सकते हो, व्हेन RAB5C is overexpressed endocytosis become more efficient causing FGF8 to be cleared more rapidly. This results in a steeper gradient where FGF8 level drops sharply as the distance from the source increases. तो FGF8 का concentration sharply decrease हो रहा है क्योंकि वो सेल के अंदर चला गया। ऑन दी अदर हैंड जब आप डायनामिन को इनिबिट कर रहे हो तो एंडोसाइटोसिस स्लो हो जाएगा जिसकी वजह से FGF8 एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में लंबे टाइम तक रहेगा और इसकी वजह से जो ग्रेडियंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इतना ज्यादा कम भी नहीं हो। सो ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो।
लेट्स मूव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि स्पिंडल असेंबली जब होती है, स्पिंडल असेंबली होने का मतलब जब हम यहाँ पर माइटोसिस या मियोसिस कराते हैं तब हम स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ताकि हम क्रोमोसोम्स को क्या कर सकें, दोनों सेल्स में डिवाइड कर सकें इजिली। अब इस कंडीशन में हमें पता है जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हटती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हटती है, न्यूक्लियर एनवलप हटता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हट जाती हैं। और ये सब कह रहे हैं कि ये सब होता है CDK1 साइक्लिन बी के द्वारा, जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फॉस्फोराइलेट करती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है, चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट CDK1 एंड साइक्लिन बी सबस्ट्रेट दैट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन। तो ये आपसे बता रहा है कि आप हमें ये बताओ कि ठीक है, हम मानते हैं कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, एनवलप होता है, वो टूटता है जब स्पिंडल फाइबर बनता है मेटाफेज में। तो ये जब हो रहा है प्रोसेस, तो इसमें आप ये बताइए कि जो CDK1 और साइक्लिन बी है, इनका सबस्ट्रेट कौन कौन होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो पोर पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका डायरेक्टली टारगेट किया जाता है, उनको फॉस्फोराइलेट किया जाता है और उन्हें डीअसेंबल किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन पक्का करेक्ट है। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर लैमिना होती है उसको भी फॉस्फोराइलेट किया जाता है ताकि लैमिन्स जो हैं, लैमिन्स प्रोटीन जो हैं, वो डीपॉलीराइज हो जाए और न्यूक्लियर एनवलप की डीअसेंबली हो जाए। ग्रेट वॉल काइनेज जो होता है उसको फॉस्फोराइलेट नहीं करता है CDK1 और साइक्लिन बी। और हिस्टोन 3 जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली NEBD में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर C और D ऑप्शन गलत हो गया। तो मैं श्योर हूं कि यहाँ पर C ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा दोस्तों। C ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल होगा। अगर आप बंसल बायोलॉजी पे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आज लास्ट डे है 20% डिस्काउंट का। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। सॉरी, आज और कल 2 दिन और चलेगी सेल, दैट इज 29 जून एंड 30 जून। 2 दिन और है आपके पास अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं। बंसल बायोलॉजी जो है उस पर एक रिकॉर्डेड कोर्स है जुलाई एग्जाम के लिए, टेस्ट सीरीज है जुलाई एग्जाम के लिए। और अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ दिसंबर 2025 या फिर जून 2026 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस आ चुके हैं, और CSIR गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। I hope guys this session was really helpful for all of you. Thank you so much for joining with me in this session. Wish you all the very best guys. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.